नमस्कार। दूरदर्शन समाचार के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत द्विवेदी। विकसित भारत का संकल्प और अन्नदाता। जी हां, भारत को 2047 तक विकसित बनाना है और इसके लिए समाज के सभी वर्गों का योगदान चाहिए। सभी वर्गों को मजबूती प्रदान करना होगा, सभी वर्गों को सक्षम बनाना होगा। और अन्नदाता जो है देश का किसान, वो किस तरीके से सक्षम बन रहा है, किस तरीके से मजबूत बन रहा है और किस तरीके से तमाम जो योजनाएं हैं सरकार की, खासतौर पर केंद्र सरकार की, वो किस तरीके से किसानों को लाभ पहुंचा रही है। वो किसान का जो जीवन है पिछले कुछ वर्षों में तमाम योजनाओं के माध्यम से कितना बदला है। हालांकि 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस भी है, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जन्मदिवस पर मनाया जाता है। और इस अवसर पर भी हम बात करेंगे कि जो देश का किसान है वो सरकार की तमाम योजनाओं के माध्यम से, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कितना पिछले कुछ वर्षों में वो बदला है, कितना उसका जीवन बदला है और इस बदलाव के क्या मायने हैं। और ये बदलाव जो है वो देश को एक तरीके से विकसित बनाने में कितना सहयोगी साबित होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं लोकेश चंद्र जी, जो कि उप महाप्रबंधक हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भोपाल में। साथ ही डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार तमाम विषयों पर अपनी पैनी नजर वो रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लोकेश जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। आप देश के पब्लिक सेक्टर के सबसे बड़े बैंक हैं और हमने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों में जब से केंद्र में सरकार आई है, करीब 9 साल पूरा हो चुका है वर्तमान मोदी सरकार को, तमाम योजनाएं जो है जनहितैषी योजनाएं शुरू हुई है। बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन योजनाओं का सीधा लाभ जो है आम इंसान तक, मजदूर तक, किसान तक पहुंचाने में। तो अभी जो एसबीआई है वो किस तरीके से काम कर रहा है किसानों को तमाम योजना पहुंचाने में। और अगर हम बात करें बैंक और किसान, क्योंकि एक संबंध जो है, क्योंकि एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है पब्लिक सेक्टर का और पुराना संबंध है किसानों का आपके बैंक से, तो ये संबंध किस तरीके से मजबूत हुआ है और किस तरीके से जो डिजिटल इंडिया मूवमेंट है, मुहिम है, वो कितनी मजबूत हुई है इस लेवल पे। नमस्कार द्विवेदी जी एंड दूरदर्शन वाले का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए। एंड दूरदर्शन के द्वारा देखने वाले सभी भाइयों बहनों और स्पेशली मेरे किसान भाइयों को मेरा सत सत नमन, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। और उन किसान भाइयों के आज जो कि अपना जिस कदर वो अपनी मेहनत कर रहे हैं और जिस कदर कृषि व्यवस्था में जो उन्नति आ रही है हमारे देश में, स्पेशली मध्य प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा आई है उन्नति का। जो हम देखें पिछले 15-20 साल से कि हमारा मध्य प्रदेश कृषि के कहाँ पहुँच गया है, किस स्तर पहुँच गया है, उन सभी मेरे किसान भाइयों को मैं पुनः सत नमन करता हूँ, सत नमन करता हूँ। और भारतीय स्टेट बैंक जैसा आपको विदित है देश का सबसे बड़ा बैंक है और उसका एक प्राथमिकता कृषि क्षेत्र बहुत शुरुआत से ही रहा है, जहाँ पे वो किसानों को किस तरह किसानों के उनकी आर्थिक स्थिति को कैसे इम्प्रूव किया, बड़ा अच्छा किया जाए, किसानों की आय को कैसे बढ़ाया जाए और किस जो खेती में मेरे किसान संलग्न हैं उनको कैसे सहयोग दिया जाए जिससे कि वो अच्छी तरह की खेती और भी कर पाए और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाए। किसान हमारा अन्नदाता ही नहीं है, बिकॉज ये तो अन्नदाता तो किसान ने सिद्ध कर ही दिया कि इस कोरोना टाइम में किसान ने मेरे देश का ही नहीं, मेरे देश का नहीं भी मेरे और भी कई देशों का इस किसान भाइयों ने पेट भरा है, जो ऐसे समय पे जहां पे बड़ी 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 मुश्किलात आ गई थी। इसलिए और कोरोना काल में जो काम किसानों के एक ऐसा क्षेत्र, कृषि एक ऐसा क्षेत्र था जहां पे कोई मिस कोरोना होते हुए भी कोई उसके विकास पे असर नहीं पड़ा, वो उन्होंने उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी। तो ऐसा मेरा किसान है जिसने जो किया है। और भारतीय स्टेट बैंक हमेशा किसानों के लिए नए नए उत्पाद, नई नई आवश्यकताओं के लिए नए नए सुविधाएं कर देता रहा है। मैं शुरुआत करूं हमारे किसानों को, भारतीय स्टेट बैंक किसान क्रेडिट कार्ड सभी किसानों को, जो भी मझोले किसान हैं, सीमांत किसान हैं या बड़े किसान हैं, सभी को ये सुविधा मुहैया कराता है। और भारत सरकार की सहायता से, जिसमें ब्याज पे रियायत भी मिलती है, 3% ब्याज दर पर ये उनको ऋण उपलब्ध करा जाता है, जिससे कि अपनी वो कार्य पूंजी की आवश्यकता को पूर्ण कर सकें और अच्छी अच्छी फसलें पैदा कर सकें। और इसके अलावा जो उनको तकनीकी उपकरणों की आवश्यकता है खेती करने के लिए, तो वहाँ पूरा सहयोग देता है। तो इस कई क्षेत्रों में भारतीय स्टेट बैंक मजबूती से
अपने कुल बैंक का 75% शाखाएं जो हमारी शहरी और अर्ध शहरी ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में है, जो 18,000 शाखा हैं, और उनके अलावा 8,000 CSPs हैं जो हमारी किसानों की हर तरह से हर समय उनके दरवाजे पे जाके, उनके इवन खेतों में जाके सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर मयंक जी, अगर हम बात करें विकसित भारत का जो संकल्प लिया है देश ने, सरकार ने, और इसमें किसानों को मजबूत करना है, बड़ी प्राथमिकता है, किसानों को समृद्ध बनाना, किसानों को शक्तिशाली बनाना, उनको संपन्न बनाना। आपको लगता है कि जो तमाम योजनाएं चल रही हैं सरकार की किसानों के लिए, चाहे हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें, अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करें, अगर हम पशुधन बीमा योजना की बात करें, या तमाम जो योजनाएं हैं जो किसानों को केंद्रित करके बनाई गई है, आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा एक बड़ा बदलाव आया है और ये कहीं ना कहीं किसानों को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं? बिल्कुल। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हुआ है वैसे वैसे बीजों के नए नए किस्म के बीज पैदा हो रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक, आपको बताऊं, दुनिया के अंदर भारत के वैज्ञानिकों ने सबसे ज़्यादा बीजों पर काम करते हुए, कृषि वैज्ञानिकों ने नए नए प्रकार के बीज पैदा किए हैं। चाहे वो बीज गेहूं के बीज हों, चाहे वो सरसों के बीज हों, चाहे वो आपके चावल के अक्षत के बीज हों। तो आप देखिए कि जितनी प्रकार की कृषि होती हैं, दालें होती हैं, तिलहन होती हैं, रबी की फसल होती है, उन सबके जो बीज हैं, भारतीय जो कृषि है वैज्ञानिक है, उन्होंने नए बहुत, और ये आप आश्चर्य करेंगे कि दुनिया में, मैं एक डाटा देख रहा था, उसमें मैंने देखा कि पिछले 9 साल में मोदी सरकार के रहते हुए जितने प्रकार के अनुसंधान रिसर्च होकर ये बीज तैयार हुए हैं, उतने पिछले किसी भी सरकार में टोटल 75 साल में 50 साल जिनकी सरकार रह गई, या 10-10 साल, 5-5 साल जिनकी सरकार रह गई, उन्होंने नहीं किए। उससे ज्यादा जो है ये मोदी सरकार बीज तैयार कर पाई। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उन्नत तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, और हमारे जो वैज्ञानिक जो शोध कर रहे हैं उसके कारण से किसानों को बहुत सुविधा एक तरीके से मिल रही है। दूसरी बात यह है कि जो किसान है, वो किसान अल्टीमेटली किस पर खेती करता है, तो वो किसान मृदा पर, मिट्टी में अपनी खेती करता है। तो भाई आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो आप ज्यादा अच्छा काम करेंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आप अच्छा काम नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि हमारी जो केंद्र सरकार की जो योजना है, केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की योजना है, उसमें एक बड़ी योजना है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यानी तो मृदा, मिट्टी ठीक रहे, वो स्वस्थ रहे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा उर्वरक क्षमता उसकी बने और ज्यादा से ज्यादा कृषक मतलब अपना ना जो भी पैदावार करना चाहता है वो कर पाए। तो कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल जो है वो अच्छे से होगी? बिल्कुल। तो ये काली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, हल्की सफेद और लाल मिट्टी का संयुक्त मिट्टी है। तो कौन सी फसल कहाँ पर होगी, किस जलवायु में होगी, क्या करना चाहिए। तो स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि यहाँ से लेकर किसान के जीवन के अंतिम क्षण तक के लिए, अगर आर्थिक रूप से विपन्न है, उसको कहीं कठिनाई आ रही है, इवन अगर वो ट्रैक्टर नहीं ले सकता। पहले मुझे याद है आपने अभी शुरुआत में चौधरी चरण सिंह जी का जिक्र किया, वो चूंकि किसान थे और देश के 5वें प्रधानमंत्री भी थे, हम सब जानते हैं। तो वो क्या, उनके समय एक योजना उन्होंने चालू की थी। वो योजना थी जो गरीब किसान थे उन किसानों को हल और क्या कहते हैं, बैल की जोड़ी देने की योजना उन्होंने शुरू की थी कि भाई आपके पास छोटी जमीन है, छोटी जोत के किसान है, तो भैया ठीक है, हम सरकार की सहायता से, केंद्र सरकार से आपको हल और आपको हल देंगे और साथ में बैल की जोड़ी देंगे। लेकिन आज जो है मोदी सरकार टेक्नोलॉजी के इस युग में हल की जगह क्या दे रही है, ट्रैक्टर दे रही है। बोले आइए, SBI जैसी अच्छी बैंकें हैं, सरकारी को सहायता करने के लिए, सहयोग करने के लिए सरकारी बैंकें हैं, इनसे आपको लोन दिलाएंगे और आपको जो, और वो भी क्या कहते हैं, कम से कम पर 0% फाइनेंस पर भी जो है बैंकें जो है किसानों के लिए खड़ी हुई हैं। तो आप देखिए कि इसके कारण से आज जो है ट्रैक्टर से जोत हो रही है। तो एक तो समय बहुत बच रहा है, और संसाधन, टेक्नोलॉजी और नए नए रिसर्च जो आ रहे हैं वो किसानों के लिए बहुत हितकर है। और अगर आप आगामी पिछले 9 साल में दूसरा कार्यकाल अभी पूरा हो रहा है मोदी सरकार का, तो ये लोग जो योजनाएं लेकर आए हैं तमाम सारी, कि बोले फसल बीमा योजना, कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई परेशानी होगी तो सरकार आपके साथ खड़ी है। पशुधन बीमा योजना, आपके पशुओं को अगर कोई बीमारी लग जाए, कोई दिक्कत आ जाए तो सरकार आपके साथ खड़ी है।
तो इसके कारण से क्या हुआ है, किसानों का दोहरा लाभ हुआ है। दोहरा लाभ कैसे हुआ है? दोहरा लाभ ये हुआ है कि केंद्र तो अपनी योजना लेकर आई, स्वाभाविक है कि राज्य सरकारों पर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में कई क्षेत्रीय पार्टियां काम कर रही हैं, कई राष्ट्रीय पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें हैं। तो क्षेत्रीय पार्टियों पर यह दबाव कि हमको जीत कर आना है दोबारा अपने इस प्रदेश में, और राष्ट्रीय पार्टियों का यह दबाव कि अगर मोदी जी इस तरीके से करते रहेंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमको भी कुछ ना कुछ किसानों कहीं ना के कहीं लिए उन लाना लोगों है। ने भी अपना कंट्रीब्यूट किया और मजबूर हुए कि वो भी योजनाएं जो है वो किसानों के तरफ हो, किसान उन्मुख योजनाएं जो है वो लेकर आए। हमने देखा है कि इसका भी असर देखने को मिला है कि केंद्र के साथ साथ अब राज्य भी कहीं मजबूर हुए कि वो किसानों की तरफ फोकस उनका बढ़ा है, और किसान जो है अब केंद्र में है, महिलाएं केंद्र में है, और कोशिश है कि किसान उन्मुख जो तमाम योजनाएं हैं वो लागू की जाए और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो है वो पहुंचाया जाए। लोकेश जी, अगर हम बात करें तमाम जो योजनाएं हैं जो कि किसानों पे केंद्रित हैं योजनाएं हैं, इनका लाभ किसान किस तरीके से ले सकते हैं, कितना आसान हुआ है ये प्रक्रिया पहले की अब मुकाबले? क्योंकि एक जमाने में जो बैंक होते थे वो ऐसा माना जाता था कि ये बड़े लोगों के लिए है, पैसे वालों के लिए है, आम किसान गरीब मजदूर जो है उसका सरोकार बहुत कम होता था बैंकों से। लेकिन अब बैंक जो है वो सभी के लिए है, चाहे वो किसान हो, गरीब हो, महिला हो, ये सभी के लिए है, और सभी लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का प्रयास जो है जनधन खातों के माध्यम से किया गया है। तो किस तरीके से इन योजनाओं का लाभ किसान ले सकता है, कितना आसान हुआ है पहले से? इस बारे में बताना चाहूँगा, भारतीय स्टेट बैंक सतत ये प्रयास करता रहता है कि हम अपने किसानों के पास और किसानों को देने के ऋण जो सुविधा देने के तरीकों में कैसे और भी सुधार करें, और उस पर सतत प्रयत्न के बाद अभी स्थिति है कि हमारा किसान कोई भी, बिकॉज तकनीकी का प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होने लगा है, डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो हर किसान का जो लैंड रिकॉर्ड है, जो भूमि का रिकॉर्ड है, वो सीधे ऑनलाइन भी उपलब्ध है। तो कोई भी किसान, यदि किसी को किसान क्रेडिट कार्ड की जरूरत है तो हमारी किसी भी शाखा में जाता है और ऑनलाइन डिजिटल ऑल डॉक्यूमेंट जो प्लेटफॉर्म है, और कुछ लिमिटेड ऋण के लिए तो उसे कुछ ज़्यादा आवश्यक पेपर जरूरत है ही नहीं, उसे बेसिक अपना KYC डॉक्यूमेंट लेके जाना है, भूमि का जो अभिलेख रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, हमारी शाखाएं जल्द से जल्द, इवन कुछ लोन्स वो 2 घंटे के अंदर भी डिस्पर्स कर देती है। यहाँ तक स्थिति इंप्रूव कर ली हमने। इसके अलावा हमारे बैंक ने यही नहीं कि किसान हमारी शाखा में आए, अभी हमारी बैंक ने नया सिस्टम और शुरू किया है जिसमें फीट ऑन स्ट्रीट हमारा बैंक का स्टाफ गांव-गांव में जा रहा है, किसानों से मिल रहा है, उनकी आवश्यकता को पहचान रहा है और उनके डोर स्टेप पे डिलीवरी कर रहा है। तो ये स्थिति बैंक ने क्रिएट करी है। इसके अलावा भी बैंक ने हमारे पास एक ऐप बनाया है SBI योनो का, जिसके थ्रू किसान सीधे ही अपना ऋण लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये सब सुविधाओं के बाद इतना आसान हो गया है ऋण लेना भारतीय स्टेट बैंक से किसानों के लिए, और जो भी ऋण है उन सब में हर तरह की ज़्यादा या तो जिला स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी मिलता है या सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी है, तो उनके ब्याज दर को भी इस दर हद तक नीचे ला दिया गया है जिससे किसान को पूंजी या ऋण लेने में ज़्यादा ब्याज का भुगतान नहीं करना पड़े। तो इन सबको बहुत ही ज़्यादा आप देखोगे आज से 10, 12 साल, 15 साल पहले और अभी के उत्पादों में और प्रयासों में उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी है, और किसान भी अपने आप को, अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन स्कीमों का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। ये लोकेश जी, तमाम इस तरह प्रयास तो हुए हैं, लेकिन आज भी जो एक गरीब और एक कम पढ़ा लिखा किसान है वो बैंक की डेहरी चढ़ने में थोड़ा हिचकता है। कहीं ना कहीं उसे लगता है कि वहाँ जाकर वो किससे क्या बात करेगा, कौन किस तरीके से बात करेगा, और क्या उसे उस तरीके का रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि वो भी चाहता है कि उसे मान सम्मान और जो उसकी गरिमा वो बनी रहे। तो क्या कुछ ऐसा बदलाव किया आपने, सिंगल विंडो सिस्टम या सिंगल डेस्क सिस्टम लागू किया है कि जहां पर कोई एक आम व्यक्ति या किसान कोई पहुंचता है उसे तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाती है, उससे संबंधित वहां पर जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी कर ली जाती हैं, और एक किसान का जो मनोबल है, जो उसका मान सम्मान है, वही बना रहता है, उसका मनोबल बढ़ा रहता है। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसान एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है देश की, बहुत महत्वपूर्ण एक हम कह सकते हैं समाज की। तो किसान जो है वो एक कंफर्टेबल जोन में रहकर अपने तमाम काम जो है वो बैंक में कर सकता है या बैंक से जुड़ सकता है। या इस विषय में बैंक ने हर ब्रांच में एक डेडिकेट, मतलब एक खाली ओनली केवल मेरे किसानों के लिए ही एक ऑफिसर्स, एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है जहां किसान आराम से जाए, अपने डिस्कस करे
और वो जो ऑफिस अधिकारी है उसे पूरी जानकारी रहती है अपने एरिया जो शाखा के आसपास के क्षेत्र गांवों की, पूरा उनके पास सूची रहती है, तो वो बहुत आसानी से जाके मिलके उन्हें पहचान सकते हैं और उन्हें वो वाला प्रॉब्लम नहीं आता आजकल के किसान क्या है या इतना दूरियां हैं बैंक ऑफिसर में, वो तो बैंक ने बहुत हद तक इसको एड्रेस कर दिया। इसके अलावा हर गांव वाइज हमारे पास लिस्ट है जहां हम खुद ही किसानों के पास जा रहे हैं व्यक्ति। और भी बताऊं, भी हाल में ही बैंक ने भी ऐसे क्षेत्र जहां पे बहुत ज़्यादा कृषि उत्पादकता है और या जो अधिकतर व्यक्ति वहाँ कृषि में ही काम कार्यरत हैं और वहाँ पे हमारी शाखा है, तो उसको एग्रीकल्चर कॉमर्शियल ब्रांच बना दिया गया है। तो किसानों को अभी छोटे छोटे ऋण की नहीं, उन्हें वेयर हाउस बनाना है भंडारण की सुविधा के लिए, वहाँ भी किसान आ रहा है। वहाँ उससे बहुत बड़ा आजकल उपकरण, कृषि के उपकरण भी बहुत महंगे आने लगे, उसके वहाँ ऋण की सुविधा आवश्यकता है। तो हम इन सभी पूरे इकोसिस्टम जो किसान का है, जो आवश्यकता शुरू से लेकर अंत तक पूरी सेवाएं और पूरे तरीके से समर्थ सहयोग देते हैं अपने किसान को। जी बिल्कुल, आपने बात करी कि डेडिकेटेड ब्रांच की, तो मुझे याद आ रहा है जब मैं छिंदवाड़ा में था तो वहाँ पर एक विशेष शाखा थी, कृषि शाखा, और वहाँ पर वो शाखा उस समय मेरे ख्याल से शायद मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत कम शाखाएं थी जो कि सिर्फ किसानों को ही डेडिकेटेड थी। हालांकि जो बैंकों में जो है कृषि ऑफिसर्स भी होते हैं, अधिकारी भी होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं उस पर हम बात करेंगे। उसके पहले हम बात करते हैं डॉक्टर मयंक जी से। डॉक्टर मयंक, बहुत आपको दिख रहा है बदलाव पहले की अपेक्षा बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग बिहेवियर में, और जो तमाम योजनाएं जो बैंकों के माध्यम से लागू की गई हैं, डीबीटी की बात करें अगर हम, और तमाम जो योजनाएं हैं, सीधे लाभ की जो इकाई है वो बैंक के माध्यम से ही सीधे मिल रहा है आम इंसान को। तो आप क्या बदलाव देख रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में? देखिए कोई ना कोई इसका उत्प्रेरक बनता है बदलाव का। जी, मुझे याद है कि जब नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं गुजरात के प्रधानमंत्री थे, तो संयोग से एक बार मुझे उनका इंटरव्यू करने का अवसर मिला था। तो मैंने उनका इंटरव्यू करते हुए एक बात उनसे पूछी थी कि ये जो है आपने जो सिंगल विंडो सिस्टम जो औद्योगिक और व्यापार के लिए जो लेकर आए हैं, इसको आप देश के लिए कितना महत्वपूर्ण समझते हैं और राज्यों के लिए ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? तो उन्होंने कहा था, देखिए आज नहीं तो कल सारे देश के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों को जो है इस पर आना पड़ेगा। और आप देखिए कि बहुत तेजी से गुजरात का जो है विकास हुआ, और हम सब जानते हैं कि जब है ना गुजरात के अंदर सड़कें हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो या व्यापार हो, मतलब गुजरात के अंदर आप घुसते ही आपको एहसास हो जाता था कि अब गुजरात की सीमा लग गई है। बिल्कुल। और उसके लगे आसपास के जो राज्य थे, जैसी बस आपकी उधर पहुंचती थी तो पता चल जाता कि आप दूसरे राज्य में अब प्रवेश कर गए हैं। तो बड़ी बात यह है कि जो सिंगल विंडो, जैसा कि अभी चंद्रा जी ने कहा, आपने पूछा भी, तो वो सिंगल विंडो जो है जो व्यापार में थी, उद्योग में थी, वो आज सिंगल विंडो हर अलग अलग जो मॉडल है, अलग अलग जो आर्थिक संसाधन के जो केंद्र हैं, जहां से कि लोगों को सहायता मुहैया कराई जा सकती है, सरकार को और जनता को सीधा या अप्रत्यक्ष लाभ मिल सकता है, वहां पर ये सिंगल विंडो का कॉन्सेप्ट आने लगा है। और इसका सीधा लाभ जो है जनता को भी हो रहा है, और जो संबंधित जो इकाई है जिसकी जो क्या कहते हैं लाभ पहुंचाने वाली, उसको भी बहुत आर्थिक लाभ इससे होता है, या सामाजिक कह सकते हैं, इसका लाभ हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। अभी मैं और एक बात, यहाँ स्कीम की भी आपने कही और बात आई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी एक परंपरागत कृषि विकास योजना भारत सरकार चला रही है। अगर किसी को जो है जैविक खेती करनी है तो उसके लिए ना 50,000 रुपये जो है आर्थिक सहायता भी भारत सरकार की ओर से सहयोग के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत सरकार या मोदी सरकार अभी जो केंद्र में है, वो हर तरीके से आपको जो है बस आपके पास जमीन होना चाहिए, आपके पास व्यवस्था एक होनी चाहिए। और अगर आप एक डाटा और मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले 9 साल में किसानों की आत्महत्या का डाटा उठा के आप देख लीजिए, और पिछले 9 साल के पहले की किसान की आत्महत्या का आप पूरे देश के डाटा, मतलब खेती खराब हुई, कृषि फसल खराब हुई, मालूम पड़ा कि किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो छोटी जोत का किसान है, उसकी जो पूंजी है वो उसमें लगा चुका है। कई जो बटाईदार होते थे वो बटाईदार जो है आत्महत्या कर लेते थे। पता चला क्यों? क्योंकि है ना जिसकी जो भूमि मालिक है, जो उसकी जो उस पे उसने 50% पे बटाई पे लिया है, उसने अपनी पूरी पूंजी बटाई में लगा दी है। वो तो क्या कहते हैं, जो भूमि मालिक मूल जो किसान है वो तो कहेगा मैंने तो बटाई पे दी है, मुझे मतलब नहीं है, मेरे को तो इतना चाहिए। और शायद इसीलिए पीएम कृषि जो है योजना आई है, पीएम फसल बीमा योजना आई है, जिससे कि जो किसानों को एक निश्चित गारंटी मिल जाए कि अगर कोई भी
प्राकृतिक आपदा आती है, कोई भी अगर मौसमी आपदा आती है तो उनको एक निश्चित जो है राशि जरूर मिलेगी। और जिस तरह बताया आपने कि बहुत बड़ा संबल मिला है किसानों को इससे, जो कि पहले जो किसान हताशा और निराशा में आत्महत्या तक का कदम उठा लिया करते थे, वो अब बंद हो रहे हैं, बंद हो गई हैं लगभग। और किसान जो है कहीं ना कहीं इन तमाम एक तरह से गारंटियां हैं ये कि आपको एक निश्चित राशि मिलेगी। आपका अगर पशुधन को कुछ होता है, फसल को कुछ होता है, तो उसको उसके एवज में आपको निश्चित राशि मिलेगी। और ये श्योरिटी जो है ये कहीं ना कहीं एक मजबूती प्रदान कर रही है किसान को। लोकेश जी, अगर हम बात करें कि देखिए तमाम योजनाएं तो होती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब किसान जाता है बैंक में तो उसे लगता है कि बहुत सारे उसको नियम कानून बता दिए जाते हैं। तो ये नियम कानून पहले से कितने सरल हुए हैं? क्योंकि आज भी कई लोगों के दिमाग में वो व्यवस्था जो थी उसका जो है एक माइंडसेट पहले से उनके मन में है, वो धारणा है कि हम बैंक जाएंगे तो भले कुछ भी योजना हो वहां पर हमें दुनिया भर के नियम कानून में हमें उलझा दिया जाएगा और आखिर में कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। तो क्या ये चीज़ें पहले से बेहतर हुई हैं? आप क्या आश्वस्त करना चाहेंगे किसानों को? नहीं, मैं बिल्कुल अपने किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों के लिए ऋण सुविधा के लिए इतना सरलीकरण कर दिया गया है उस डाटा में। और जो हमारी एप्लीकेशंस हैं या डॉक्यूमेंटेशंस जो करते हैं वो, और उनसे रिलेटेड जो डेटा रिक्वायर्ड है, उसमें मैं आपको यहाँ भी ये कहना चाहूँगा कि किसान जैसे कुछ ऋण सीमा तक तो किसान को हम सिंपली उसको बेस्ड ऑन जो डॉक्यूमेंट्स पे ही स्टेट में फंड करते हैं, वहाँ पे उनके लिए एज सच कोई भी एडिशनल वर्क करने की जरूरत नहीं है। वो जा सकते हैं, ब्रांच ले सकते हैं। एक निश्चित सीमा के बाद ही कुछ फॉर्मेलिटी करनी होती है, जहाँ पे ऋण की राशि बहुत ज़्यादा अमाउंट है उसमें, तो जहाँ कुछ ड्यूलेंस रिक्वायर्ड है। लेकिन उसको भी बैंक ने किसानों को दृष्टिगत रखते हुए निश्चित किया है कि हमारे ऑफिसर ही वो पूरा अधिकतर कार्य कर लें और उनको उसमें मिनिमम न्यूनतम परेशानी आए, और जिससे कि मेरे किसान को बड़ा कॉन्फिडेंस है मेरा ब्रांच शाखा में जाए और मैं किसी भारतीय स्टेट बैंक में, और उसे अपना राइट है कि ये मेरी शाखा है, ये एग्रीकल्चर वाली शाखा है, मैं जा रहा हूँ, मेरा ये है और मुझे इतना मिलना चाहिए। इन सब के बारे में हम उनको गांव-गांव में जाके उनका ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं, किसानों से व्यक्तिगत मिलना शुरू कर दिया है। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमारी अप्रोच में चेंज ये हुआ है कि हम पहले किसान शाखा में आता था, अब हम किसान के दरवाजे पे जाकर डिलीवर कर रहे हैं। बेसिकली जब हम खुद जा रहे हैं तो हम उसको इतना सरलीकरण और उसको इतना कर रहे हैं कि जिससे मेरे किसान को मिनिमम न्यूनतम परेशानी हो और उसको बिना समय खर्च जाया किए हुए अधिकतर सुविधाएं मिल जाए। एग्रीकल्चर ऑफिसर की एक पोस्ट होती है बैंकों में, थोड़ा बताइए इसके बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। और ये क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी, क्योंकि खासतौर पे खेती और किसानों के लिए शायद इस पोस्ट को बनाया गया होगा, तो इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या दायित्व होते हैं और किस तरीके से ये जो है किसानों से जुड़ते हैं, किसान इनसे जुड़ सकते हैं तमाम चीज़ों का लाभ लेने के लिए? हाँ, भारतीय स्टेट बैंक में जो कृषि विशेष अधिकारी होते हैं उनका असली उद्देश्य तो यह है कि वो केवल वो उनकी जो कृषि बैकग्राउंड से हैं तो उन्हें पूरा किसान को अच्छी तरह समझने और ज्ञान और प्लस सब कुछ आइडिया उन्हें ज़्यादा रहता है, जिससे किसान की समस्याओं को समझना और उसको उसी तरह से उसको एड्रेस करना वो एडवांटेज उनके पास होता है। तो आज के टाइम में बैंक ने वो है, उसके अलावा हर ब्रांच में एक फील्ड ऑफिसर भी रहता है, वो एक्सक्लूसिवली एग्रीकल्चर खेती में कृषि ऋण के लिए ही रहता है, जहां वो किसान को हमारे नए उत्पादों के बारे में बताता है, नई सुविधाओं के बारे में बताता है, उसको कैसे लिया जाए, उसमें उनके क्या फायदे हैं और कैसे वो उसको चुका सकते हैं, उनको रीपेमेंट करना है तो रीभुगतान करना तो कैसे करना है, और उनको ये टाइमली भुगतान करनी है तो गवर्नमेंट से कितने ब्याज का उन्हें सब्सिडी मिलता है, तो पूरी तरह से समझा के जिससे किसान को वेरी पारदर्शी तरीके से उनको बड़ा क्लियर करते हैं। तो और वो सभी जो भी शहरी ग्रामीण और अर्ध शहरी हमारी शाखा है, वो हर शाखा में हमने ऐसे अधिकारियों को लगाया हुआ है। बिल्कुल, ऐसे अधिकारी लगे हुए हैं। मैन जी, अगर हम देखें सूचना जो है बहुत महत्वपूर्ण है और सही सूचना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप तमाम योजनाएं बन जाती हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन धरातल पर तभी उतर पाती हैं जब जो लाभार्थी है, जो उसका जो टारगेट जो एक उसका जो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति है जिसको कि टारगेट करके योजना बनाई गई है, उसको उसका सीधा लाभ मिले। और इसके लिए सही सूचना मालूम होना, सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए और काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी ज़्यादा जागरूकता, हम कहें लिटरेसी और सोशल मीडिया तो भले आ गया है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से भी वो सही तरीके से लिटरेसी वो होना, एक डिजिटल लिटरेसी होना एक अलग बात है।
देखिए, इसमें मेरा ये मानना है कि आपके जो है दूरदर्शन के माध्यम से और आकाशवाणी के माध्यम से किसान भाइयों के लिए लगातार दिन में 1-2 प्रोग्राम चलते हैं। जी नंबर 2 कि है ना, रिलायंस जैसी जो एनजीओस हैं उन्होंने जो है टोल फ्री नंबर अपने चलाए हुए हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने भी टोल फ्री नंबर अपने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए शुरू किए हैं। इसके अलावा भी जो केंद्र सरकार का जो कृषि विभाग है, उस कृषि विभाग ने कुछ नंबर दिए हैं। यदि आपको आपकी फसल के बारे में जानकारी लेना है, यदि आपको क्या कहते हैं नई कोई फसल लगानी है, उस फसल से आपको कितना लाभ होगा नहीं होगा, आपको अगर कोई समस्या आ रही है, तो आप जो है, आप अगर पढ़ना भी नहीं जानते जी तो कम से कम आज के समय में मोबाइल की जो क्रांति है वो गांव-गांव तक हो चुकी है, घर-घर तक हो चुकी है। तो आप कम से कम वो नंबर पर, जैसे आप अपने परिवार के किसी सदस्य को नंबर लगाते हैं, इतनी तो हम साक्षर हो ही गए हैं भारत के लोग कि हम नंबर जानते हैं, 1 से 10 तक के नंबर जानते हैं और वो लगाना भी जानते हैं कि अब कौन सा बटन दबाना है। तो सबसे बड़ी बात ये कि जो इतने सारे, जो चाहे आकाशवाणी हो, चाहे दूरदर्शन के आपके प्रोग्राम हो, चाहे कृषि विभाग मंत्रालय हो भारत सरकार के, या राज्यों की राज्य सरकार के विभाग हो, आप वहां नंबर लगाइए, आपको है ना प्रॉपर जानकारी मिलेगी। वहां लोग बैठे हुए हैं और वो, मैं तो है ना, आप आश्चर्य करेंगे, मेरे पास तो बाकायदा, मैं तो पत्रकार हूं और मेरे पास फोन आते हैं कि सर फलानी ये मौसम का ये हाल है, आप है ना किसान भाइयों आपको ये ध्यान रखना है, इस समय ये फसल इस क्षेत्र में लगा सकते हैं, तो आप ये लगाइए। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि चंद्रा सर ने बताया कि हम उनको सहयोग के लिए बैठे हैं, फील्ड ऑफिसर हैं जो गांव-गांव जा रहे हैं, एक-एक घर में जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब वो पुरानी बात हो गई और यही कारण है कि ये जो जागृति आई है जी इसके कारण से ना किसानों की हत्या में कमी आई, वो आत्महत्याओं में कमी आई है। और इसी कारण से जो है कृषि है, कृषक है, पहले कृषक जो है, किसान जो है सबसे गरीब, मतलब ऐसा माना जाता था, लेकिन आज जो है वो एक नैरेटिव था, एक धारणा थी, वो अब बदल रही है। अब किसान जो है, भारत के किसान जो है, अब वो लखपति भी बन रहे हैं, करोड़पति भी बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धारणा बदल रही है और धारणाएं तमाम लगातार बदल रही हैं, ध्वस्त हो रही हैं पुरानी धारणाएं। और हमने देखा है कि तमाम क्षेत्रों में ये हम लगातार देख रहे हैं। लोकेश जी, अगर हम बात करें, क्योंकि डिजिटल इंडिया मुहिम चल रही है और डिजिटलाइजेशन जो है वो हर सेक्टर में लगातार जारी है, बैंकों का भी डिजिटलाइजेशन हो चुका है और लगातार आप लोग भी फोकस करते हैं कि जो अब किसी भी सुविधा के लिए बहुत ज़्यादा जो कस्टमर है, जो बैंक का जो एक उपभोक्ता है, उसको बैंक ना आना पड़े और अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से तमाम योजनाओं का लाभ, तमाम जो आपकी सुविधाएं हैं उसको वो वहाँ पे एक्सेस कर सके। तो ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के लेवल पे क्या चुनौतियां आपको लग रही हैं इन तमाम चीज़ों को लागू करने में, क्योंकि डिजिटल इंडिया जो कैंपेन है और खासतौर पर जो डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो अब आप क्या चुनौतियां फेस कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा डिजिटल रूप से हम देख रहे हैं कि किसान बहुत ज़्यादा उतने अलर्ट नहीं है उस तमाम चीज़ों को लेकर। तो आपको क्या समस्या आ रही है उसमें, या उसके लिए कोई आपने समाधान निकाला है? जैसा बताया आपने कि आपके जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं या उनसे किस तरीके से काम लेते हैं। जब बताया डॉक्टर मयंक जी ने कि अब लोग जो है काफ़ी अवेयर हो गए हैं, पहले से डिजिटली काफ़ी अवेयर हो गए हैं। मैं बताऊँ, आज के जो समय में जी जो डिजिटलाइजेशन की क्रांति मैं समझता हूँ, वो जिस तरीके से भारत में आई है जी, और भारत में भी अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आई है, और किसान है, किसानों के बच्चों में आई है, वो मैं कह रहा हूँ कि भविष्य के लिए बहुत ही शुभ संदेश है हमारे लिए। क्योंकि हर किसान की एक डिफरेंट अलग तरीके की समस्या है कि उसे या तो उसके पास छोटी लैंड होल्डिंग उसके पास कम है जी, या उसके पास है तो खेती कौन सी करनी है, या उसकी मिट्टी कैसी है, मिट्टी क्वालिटी कैसी है, फिर यदि उसे और इसे जो वर्तमान में जो खेती करता है तो दूसरी तरह की खेती करनी है तो उसमें कितना खर्चा आएगा। तो ये सभी सुविधाएं आजकल हमारे बैंक भी हर गाँव में जाके कैंप करते हैं। तो कैंप में उस एरिया और गांव से संबंधित भूमि के जो जानकारी होती है उसके बारे में शेयर करते हैं कि आप इस एरिया में आप इस तरह की फसल रेज कर सकते हैं, जिससे आपकी उत्पादकता बढ़ जाएगी और आपकी आय बढ़ेगी। तो इस क्षेत्र में ये काम तो है ही है। डिजिटल में SBI ने कृषि योनो ऐप लेके आया है, जिसके द्वारा मेरा किसान अपना खाता कभी भी देख सकता है, उसमें ट्रांजेक्शन कर सकता है, उसमें उसे डिटेल्स मिलते हैं पूरे
इसके अलावा उसमें यह भी सुविधा बताता है कि आप इसे टाइमली जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट में कितना छूट मिलता है, जिससे किसान अपनी ब्याज की खर्चे को कम कर सके। और टाइम और जो नए जितने प्रोडक्ट आते हैं उसके बारे में किसानों को तुरंत बताया कि आपको हमने ये नया प्रोडक्ट लेके आए हैं, हम किसान समृद्धि ऋण लेके आए हैं, हम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लेके स्कीम लेके आए हैं, हम आपके एग्रीकल्चर एंटरप्राइज लोन लेके आए हैं, हम आपको एग्री बिजनेस क्लिनिक वाले के लिए ऋण सुविधा लेके आए हैं। तो सभी स्कीम्स के बारे में उन्हें इसके थ्रू बताते हैं। इसमें मैं भी एक बात जोड़ना चाहूँगा। दरअसल ये जो आपका जो कृषि योनो ऐप है या जो आपकी वेबसाइट है, मुझे लगता है कि जितनी भी बैंकें हैं या जो भी किसानों के लिए जो सुविधा मुहैया या जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं, अमूमन जब आप उसको खोलेंगे तो वो अंग्रेजी भाषा में खुलते हैं जी। अंग्रेजी भाषा में खुलते हैं, बहुत अच्छी बात है वो खुलें, लेकिन क्या वो किसान अंग्रेजी जानते हैं? दूसरा, जो उसको भाषा ही होना चाहिए। भारत में विविध भाषाएं, लगभग 12 से 14 भाषाएं हैं, तो वो भाषा ही होना चाहिए, जहां का भी किसान है वो वहां पर उस भाषा में उसको पढ़ सके। दूसरा ना, हिंदी में भी अगर आप देते हैं तो आप देखेंगे कि उसका बटन जो है आपको खोजना पड़ेगा, किसी कुन्ने में कहीं लिखा होगा हिंदी। तो कम से कम भाषा ही एक पट्टी ऐसी ऊपर आनी चाहिए बड़ी सी, जहां से कि जिसको भी उस भाषा में जाके क्लिक करके वो अपनी भाषा में पढ़े। तीसरी जो समस्या है वो ये है कि आप कर रहे हैं, आप जानकारी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन वो कभी कभी इतनी क्लिष्ट हिंदी भाषा में दे देते हैं जैसे कि है ना वो समझ में नहीं आती। वो आम बोलचाल की हिंदी होती नहीं है, वो लोक की हिंदी नहीं होती, वो एलिट क्लास की, और वो भी साहित्यिक हिंदी टाइप के जो शब्द होते हैं वो होते हैं। तो अब बताइए, आप किसान भाई को कैसे समझ में आएगा कि इसका अर्थ क्या है और मैं क्या करूं? इवन आपके जो एटीएम है, एटीएम में अगर कोई हिंदी में चलाया है, मतलब जो अंग्रेजी नहीं जानता, वो अगर हिंदी में जाके हिंदी में करे तो वो अपने एटीएम में से पैसे नहीं निकाल सकता। उसको अंग्रेजी में इतना आना चाहिए कि वो आसानी से निकाल लेता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो सुविधा दे रहे हैं वो किसके लिए, अगर हम किसानों के लिए दे रहे हैं या किसी के लिए भी दे रहे हैं, तो उसका ना सरलीकरण होना चाहिए। हमारा टारगेट बेनिफिशियरी कौन है, ये महत्वपूर्ण है, और उसको सुविधा जो है सही तरीके से मिले। आपसे जवाब ले लेते हैं लोग। मैं आपसे कहना चाहूंगा, भारतीय स्टेट बैंक इसके प्रति बहुत ज्यादा जागरूक है जी। हमारा जो अभी वर्तमान नेट बैंकिंग है या योनो है, वो सभी भारतीय भाषाओं में आ गया है। हमें पता है कि हमारा ग्राहक जिस भाषा को समझता है हम उसी भाषा में कनेक्ट करेंगे। तो हमने पहले से ही इसके बारे में पूरा प्रयास कर लिया, प्रोविजन कर लिया और हमने इम्प्लीमेंट किया है। हाँ, आपका एक सुझाव अच्छा है कि जहां पे जो भाषा चूज करनी है, हाँ, उस वाले क्लिक वाले पॉइंट को हम और भी हाईलाइट कराएंगे। वो अच्छी बात है, हम कोशिश करें, एडवाइस करेंगे से अपनी हायर डिपार्टमेंट को टेकअप करेंगे इसको और ज्यादा प्रोमिनेंट कर दें, जिससे कि वो अपनी भाषा को तुरंत पहचान ले, वहां क्लिक करें। बिल्कुल। और बोलचाल की भाषा भी मैं अभी क्योंकि भाषाओं का वो है, तो हमें जो हमारी जो भाषा परमिटेड है उन्हीं में प्रयोग कर रहे हैं जो भी भाषा है, लेकिन उस बोलचाल की भाषा के लिए हमने एक खास काम किया भारतीय स्टेट बैंक ने, फीट ऑन स्ट्रीट। जो फीट ऑन स्ट्रीट जो हमारा स्टाफ है वो लोकल क्षेत्र का ही है जो वहां की भाषा बोलता है, और वो उसका काम यही है, उसके जो एक शाखा है उससे 50, 60 या 100 गांव संलग्न है, उस सभी गांव में जाना, उसी भाषा में बात करना, उसी भाषा में हमारे उत्पाद और सेवाओं को बताना है। तो ये अभी हाल में ही बैंक ने 1 साल पहले शुरुआत की है। तो हम उस स्थिति पर पहुंच के कि मेरे किसान को मैं उसी भाषा में, जो भाषा समझता है उसी भाषा में ही मेरा अधिकारी या हमारा स्टाफ बात करे, वो हमने पहले इस शुरुआत कर दिया। उसको 1 साल से ज्यादा समय हो गया। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल आपको सुधार और विकास की गुंजाइश जो है वो लगातार बनी रहती है। भारतीय स्टेट बैंक इस बारे में बहुत सजग है कि हमारे ग्राहक की भाषा में ही हम सेवा उत्पाद दें उनको। बिल्कुल, जो कि सुधार और विकास की गुंजाइश लगातार बनी रहती है, और ये इस पर लगातार काम भी होना चाहिए, क्योंकि जड़ता जो है वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत मुश्किल जो है वो कर देती है। और पिछले कुछ वर्षों में तो काफ़ी हमने बदलाव, सुधार जो है वो देखे हैं। मैंग जी, जिस तरीके से हमने पिछले कुछ वर्षों में बदलाव देखे हैं, सुधार देखे हैं, शायद कई सदियों में शायद वो संभव नहीं था पहले की अपेक्षा, हम देखते हैं। और यही बात है कि जो बैंकिंग सेक्टर को इतना मजबूत किया गया है, इतना सरल करने की कोशिश की जा रही है, और आम इंसान को जोड़ा गया है उससे, क्योंकि एक विकास की प्रमुख इकाई का एक माध्यम जो है वो अब बैंक है।
और इसको जो है हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में किस तरीके से बैंकों के माध्यम से, चाहे कोविड का काल रहा हो, चाहे कोई आपदा आई हो दूसरी, या तमाम जो दुश्वारियां रही हो, उस बीच में किस तरीके से बैंक जो है एक मीडिएटर का काम उन्होंने किया है जनता को राहत पहुंचाने में, जनता को सहयोग करने में और तमाम लोगों का जीवन जो है वो खुशहाल बनाने में। जी बैंक जी, देखिए बैंकिंग सेक्टर का बड़ा लाभ है, और चाहे एसबीआई हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, आप देखेंगे कि जैसे राष्ट्रीयकृत बैंकों से लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे कोऑपरेटिव बैंकों से भी, क्योंकि सहकारिता आधारित है, समूह बनाते हैं, आरबीआई की गाइडलाइन है, उसके आधार पर उनको भी नियमन के तहत उनको क्या कहते हैं, बैंक चलाने की सुविधा दी जाती है। तो वस्तुतः इसके कारण से ये हुआ है कि स्व सहायता समूह, जी आप देखते हैं, अभी अपन देख भी रहे हैं कि चाहे राज्यों के मुख्यमंत्री हों, चाहे केंद्र के प्रधानमंत्री जी हमारे हों, या कृषि मंत्री हों, लगातार स्व सहायता समूहों से बात करते हैं, लगातार उनके बीच में जो काम हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि उनको फंडिंग कौन कर रहा है। तो आप देखेंगे कि उनको एसबीआई जैसे जो बड़े बैंक है, छोटे बैंक है, जो कोऑपरेटिव बैंक है, वो स्थानीय स्तर पर उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार पूरा प्लान करके देते हैं, चार्ट बना के देते हैं कि भाई आप इस तरीके से काम करिए। तो आप देखेंगे कि उस तरीके से जो छोटे छोटे स्थान है, मझोले क्षेत्र है, वहां पर जो है ये स्व सहायता समूहों को ये बैंक के उपलब्ध करा रहे हैं, इससे उनकी आर्थिक उन्नति हो रही है। वहां के जो बहुत दूर दराज के जो किसान बंधु हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। और आर्थिक, देखिए हम तो भारतवर्ष जो है वो लक्ष्मी जी की पूजा करता है, मैं थोड़ा हटके बोल रहा हूं, और हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे, मन नहीं घबराता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता है, जय लक्ष्मी माता। और फिर ऋग्वेद में, प्राचीन भारत में एक पूरा का पूरा श्री सूक्त है, हिरण्य सूक्त है और लक्ष्मी सूक्त है। तो उसमें एक उसका एक और बता देता हूं अच्छी बात, उसमें कहा धन लक्ष्मीर धनम वायुर धनम सूर्यो धनम बसो धन इंद्रो बृहस्पतिर वरुणो धन अश्विना। इसका मतलब यह है कि आपको चाहे सुंदरता चाहिए हो, चाहे आपको स्वास्थ्य चाहिए हो, चाहे आपको आत्मिक शांति चाहिए हो, चाहे आपको अच्छा जीवन चाहिए हो, आपको लक्ष्मी की आवश्यकता है। एसबीआई जैसी जो बैंकें हैं, बड़ी बड़ी बैंकें हैं, वो नीचे कृषकों को और सभी को जो है धन मुहैया करा रही हैं। वो कह रही हैं कि हम देने के लिए बैठे हैं, आप आइए, हमसे लेकर जाइए, आप समृद्ध बनिए और हमको भी समृद्ध बनाइए। तो अभी भारत इस दिशा की ओर चल पड़ा है, और मुझे लगता है कि ये बात कहना जरूरी है कि भारत की इकोनॉमी जो है 5वीं तो है ही, लेकिन भारत की जो है अभी एक और डाटा आया है, जो भारत का जो है शेयर बाजार है, वो शेयर बाजार जो है हांगकांग को भी अब पीछे छोड़ने वाला है। वो शेयर बाजार जो है दुनिया के अंदर वो भी 5वें स्थान पे आ गया है। और आने वाले समय में जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है, तो आप यकीन मानिए कि तीसरी इकोनॉमी और पहली इकोनॉमी भी बनेगी, और इसमें हमारे किसानों का बहुत बड़ा योगदान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, कुल मिला के विकसित भारत का संकल्प जो है वो किसानों के मजबूत होने से, किसानों के भी विकसित होने से पूरा होगा, और इसकी दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और बैंकिंग सेक्टर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई के रूप में तमाम जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनहितैषी योजनाएं हैं, उनको लागू करने में अपना योगदान दे रहा है। और सभी जो हितग्राही हैं वो भी जो है इन तमाम योजनाओं का लाभ लें, क्योंकि अब बैंक जो है वो आपके द्वार तक आ रहे हैं, आपके घर तक आ रहे हैं, आपके गांव तक आ रहे हैं, आपके कस्बे तक आ रहे हैं। अब आपको बैंक आने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो बैंक का जो पूरा ये सिस्टम है उसका आप किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, किस तरीके से तमाम योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके माध्यम से आप जो है तमाम सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। और जो किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, वो तमाम इन सुविधाओं का लाभ लेकर अपना जीवन, अपना भविष्य, अपने परिवार का भविष्य जो है उज्जवल बना सकते हैं, और जो विकसित भारत का संकल्प है उसको पूरा करने में अपना योगदान दे सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अब फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।